नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ युग में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे युग में रहस्यमय कुछ योग है जो केवल तिब्बत में किए जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। मिस डेविड नील जब दूसरी बार वाराणसी आई थी तो काशी के मानसरोवर मानसास पंडित विजयानंद जी त्रिपाठी के माध्यम से मेरा उनसे परिचय हुआ था। और त्रिपाठी जी अपने समय के मानस मर्मज्ञ थे। रामायण के गूढ़ विषयों पर प्राय अपने निवास स्थान पर प्रवचन दिया करते थे। मिस डेविड नील भी उनका प्रवचन सुनती थी। तिब्बत और वहाँ के युग तंत्र और जादू टोना के प्रति गुरु से ही मेरे मन में यानी कि शुरू से ही मेरे मन में आकर्षण था। यानी कि ये जो कवि है, पुस्तक है, वो बोल रहे हैं। ठीक है। एक बार अपनी जिज्ञासा के समाधान के निमित्त तिब्बती योग तंत्र आदि के विषय में पूछने पर मिस डेविड नील ने विस्तार से बतलाते हुए कहा, तिब्बत में कई प्रकार के योगाभ्यास है जिसे तिब्बती भाषा में लुंगोम कहते हैं। लुंगोम, ठीक है। वास्तव में लुंगोम का अर्थ है तीव्र गति से अभ्यास करना। देखिए, तिब्बत में रहस्यमय योग है जिसमें एक है लुंगोम, जिसे कहते हैं तीव्र गति से अभ्यास करना। अति प्राचीन कला है ये, यानी कि अति प्राचीन काल से लुंगोम की शिक्षा देने की परंपरा तिब्बत में चली आ रही है। यानी कि पूर्वजों से ये शिक्षा मिलती आ रही है तिब्बत में लामा लोगों को, उन सिद्ध पुरुषों को। तिब्बत में एक प्रसिद्ध मठ है जिसका नाम है शालू मठ। सिद्ध लामा उस्तोन द्वारा स्थापित वह मठ लुंगोम की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। लुंगोम योग विद्या की साधना है। इसका साधक पहले एक मोटे गद्दे पर पद्मासन की मुद्रा में बैठता है, फिर वहाँ प्राणायाम की पूरक विधि से अपना शरीर वायु से भरता है, फिर कुंभक अवस्था में वहाँ आसनबद्ध हो ऊपर उछलने का प्रयत्न करता है। यह अभ्यास वर्षों तक चलता है। स्त्रियां भी इसकी शिक्षा लेती है। इस साधना के अभ्यास से शरीर बहुत हल्का हो जाता है। देखिए कैसी गहन साधना है और कितना ज़बरदस्त रहस्यमय साधना यहाँ पर बतलाई गई है तिब्बत की लुंगोम साधना। और आकाश में उड़ने तक की शक्ति आ जाती है। तो देखिए कैसा साधक आकाश में उड़ सकता है, वो यहाँ पर इस लुंगोम विद्या के द्वारा बताया जा रहा है तिब्बत के लामा पुरुषों का। शालू मठ में पहले साधक के शरीर के बराबर भूमि में एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर उस पर उतना ही बड़ा एक गुंबज बनाया जाता है जिससे ऊपर की ओर एक छेद रहता है। इस तरह यदि साधक की ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है तो छेद 10 फुट 10 इंच गड्ढे की तरह से होगा। साधक गड्ढे में बैठकर अभ्यास करता है। इसमें साधक को 3 वर्ष तक रहना पड़ता है। वह बराबर कुंभक की दशा में उछलता रहता है। जो बताया गया था पहले, उस दशा में वहाँ पर बैठकर उछलते रहता है और इससे वहाँ साधक की कुंभक की अवस्था प्राप्त हो जाती है और वहाँ सिद्ध होता है और हल्का होकर आकाश में उड़ने तक की गति आ जाती है। जब उसमें इतनी शक्ति आ जाती है तो वहाँ आसानी से आकाशगमन कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर यही बतलाया गया है। जब वहाँ उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उछलकर उस छेद से बाहर निकल जाए, यानी कि जो छेद में बैठाया गया था उस छेद से उछलकर बाहर हो जाए, जो 10 फीट का था उससे दुगना फीट का था, तब उसे सफल मान लिया जाता है और उसे महे के तंत्र यानी कि भेसे की उपाधि से विभूषित किया जाता है। परंतु इसके पहले साधक को तंत्र गुरु का अभ्यास करना पड़ता है। देखिए, उससे पहले तंत्र गुरु का अभ्यास करना पड़ता है। इसका अर्थ है आसन, प्राणायाम और मंत्र जप का अभ्यास। इसमें जब कुछ सफलता मिलती है तब लुंगोम की शिक्षा प्राप्त होती है। आजकल दौड़ने की प्रतियोगिता होती है, इसमें दौड़ लगाने का अभ्यास करते हैं, पर शीघ्रगामिता की योग विद्या दूसरे प्रकार की है। उसमें दौड़कर नहीं, आसन जमाकर बैठने के साथ अभ्यास करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि इसमें क्या अभ्यास, कैसा अभ्यास करना पड़ता है और कैसा वहाँ सिद्ध करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया है, मिस डेविड नील ने कहा, जब यहाँ सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब साधक की गति अति तीव्र हो जाती है। तो देखिए तब साधक की गति कैसे तीव्र हो जाती है। वहाँ दौड़ता नहीं, एक प्रकार से वहाँ उछलता हुआ चलता है। उसकी निगाह ठीक साम्य रहती है और उसके हाथ में एक मंत्र पूरित कटार रहता है जिसे तिब्बती भाषा में फूर्व कहते हैं। साधक प्राय उसी कटार पर जोर देकर चलता है। श्वास प्रश्वास के साथ मंत्र जप चलता रहता है। वह ना किसी से बोलता है और ना तो किसी की ओर देखता है। मार्ग में कोई उसे देखता भी नहीं। टोक देने से दोनों का अनिष्ट होने की आशंका रहती है। उसे गुजरते हुए देखकर लोग प्रणाम कर चुपचाप खड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि वह समाधि को अवस्था में चल रहा है। योग की लघिमा सिद्धि के अंतर्गत इसकी गणना है। डेविड नील ने बतलाया कि उन्होंने अपने तिब्बत प्रवास में ऐसे 3 लमाओं को देखा था। तो देखिए यहाँ पर उस जो साधक है
वो डेविड नील, उन्होंने, वो साधक और वो दोनों बात कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे 3 लामाओं को देखा जो हवा में उछलते हुए, कूदते हुए आगे बढ़ते थे। उस दिन समय कम था, इसलिए मिस डेविड नील से अधिक चर्चा ना हो सकी इस विषय पर। ये साधक या जो कवि है वो बोल रहे हैं। लगभग 1 सप्ताह बाद अचानक गंगा तट पर बैठी हुई मिल गई वहाँ मुझको। प्रसन्न हो उठी मैं, यानी कि प्रसन्न हो उठा वहाँ कवि। उसके समीप जाकर बैठ गया। किसके? नील डेविड जो साधिका थी। मुस्कुराकर एक बार देखा उन्होंने मेरी ओर, फिर बोली, कुछ साधना करते हो? हाँ, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करता हूँ। बहुत ठीक। वह बोली, योग के साधक को द्वंद्वातीत होना चाहिए। यह अति आवश्यक है। स्थूल रूप से इसके लिए पहले शीत और फिर गर्मी सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। मिस डेविड नील ने आगे बतलाया कि समुद्र की सतह से तिब्बत की ऊंचाई 11,000 से कुछ हजार फुट तक है। ऐसे में नग्न रहना अथवा साधारण कपड़े पहना या घूमना बहुत ही मुश्किल है। इसकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिससे आपकी साधक की शरीर उष्णता से भर जाती है, ऐसा बताया गया। ठीक है। इसकी शिक्षा निरंतर एकांत बर्फ की पहाड़ियों पर दी जाती है, जहाँ से साधक की शरीर गर्मी ठंडी सभी को झेल सके। ऐसी शिक्षा दी जाती है तिब्बत में, गुप्त रहस्यों में, हिमालय के पास। शिक्षा देते समय केवल गुरु ही पास रहता है। मुख्य समय सूर्योदय के पहले होता है। साधक को ना तो नग्न रहना पड़ता है, न केवल एक साधारण सूती वस्त्र पहनता पड़ता है। वह चटाई पर पद्मासन लगाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ कई प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास और कुछ मंत्रों का जप करता है। शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसमें पिंगला सूर्य नाड़ी है, उसे जागृत करता हुआ है। साधक जागृत करने की प्रार्थना करता है। इसकी शिक्षा में 10 स्तर होते हैं, जिन्हें पूरा करने में पर्याप्त समय में लगता है। इसमें विशेषकर हठ योग की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि इसे तिब्बतियों ने भारतीय गुरु नरोत्तम पद से प्राप्त किया था। इसमें सूर्य और अग्नि की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कि आपने नाथ संप्रदाय देखा होगा, जी हाँ, नीलकंठेश्वर का, तो उनमें भी ऐसे ही साधना है, जो गहन साधना है वो यहाँ पर बतलाई गई है तिब्बत में भी, जो कि भारत से ही सीखा था, और वह फिर सारे शरीर में व्याप्त है, ऐसी कल्पना करनी पड़ती है और ऐसा ही अनुभव भी करना पड़ता है। इस विद्या को सीखने के बाद उसकी परीक्षाएं होती है। शीतकाल की रात में जब तेज हवा चल रही हो तो साधक को किसी नदी या झील के किनारे ले जाया जाता है। यदि जम गई है तो बर्फ में एक गड्ढा खोदकर उसमें उसे बैठा दिया जाता है। साधक नग्न होकर उसमें बैठ जाता है। फिर एक सूती चादर को बर्फ के पानी में भिगोकर उसे ओढ़ा दी जाती है। जब वह चादर सूख जाती है तब उसे दूसरी चादर ओढ़ा दी जाती है। देखिए, जो साधक इस प्रकार सबसे अधिक चादर सुखा देता है वह परीक्षा में सर्वप्रथम माना जाता है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बताया गया दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझे। कहा जाता है कि कम से कम 3 चादरें, ठीक है, कम से कम 3 चादरें ओढ़ा दी जाती है। जो साधक इस प्रकार सबसे अधिक चादर सुखा देता है वह परीक्षा में सर्वप्रथम माना जाता है। ठीक है, जो कम से कम 3 चादरें सुखाना हो तो बहुत आवश्यक है, यानी कि कम से कम 3 चादर तो सुखाना ही चाहिए, तभी वहाँ साधक उच्च कोटि का साधक माना जाता है। ऐसे साधक को रेस्पा कहते हैं। कुछ लोग तो 40-40 चादरें सुखा डालते हैं। वो आप रे देखिए, 40 चादर बर्फ में, ठंडी बर्फ में सुखा देते हैं अपने सिर्फ साधना के अग्निमय शरीर से। दूसरी परीक्षा यहाँ होती है कि जो साधक बढ़कर सबसे अधिक बर्फ पिघलाता है सके वह प्रथम माना जाता है। अभ्यास पूरा होने पर उच्च श्रेणी के साधकों को कोई ऊनी या सूती वस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तिब्बती लामाओं की अपनी इस सिद्धि पर बड़ा गर्व है। सांझ की स्वाही धीरे धीरे रात की कालीमा में बदल चुकी थी। तो आगे का कवि बता रहे हैं कि क्या हुआ आगे, कैसा हुआ। ठीक है, तो उसके आगे क्या है, यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि सांझ की लालिमा धीरे धीरे काली हो चुकी थी, लेकिन समय का ज्ञान ना तो कवि को था और ना था उस पूर्व विदुषी जो नील डेविड को, उनको था। अपने धुन में बोलती जा रही थी। वहाँ दूसरे के मन की बात जान लेना या मानसिक रूप से दूसरे से बात करने का भी कुछ लामाओं को बड़ा अभ्यास रहता है। शायद इसी को अंग्रेजों में टेलीपैथी कहते हैं। योग में इसे कहते हैं मानसिक संक्रमण। तिब्बत में गुरु शिष्य में प्राय इसी मानसिक संक्रमण द्वारा वार्तालाप होता है। यहाँ बेतार के तार की विद्या है। बेतार के तार की विद्या, इस विद्या का प्रधान साधन मन है। तिब्बती योग के अनुसार यह एक विशुद्ध ज्ञान विज्ञान है और अन्य वैज्ञानिक तथ्यों की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है। तो बस मुझे लगा कि ये जो तिब्बती गूढ़ रहस्य है योग के, जो भारत से ही सीखे गए थे, तो वो मैं आपको बताऊँ, आपको समझना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या रहस्य थे। तो मैंने बता दिया। पसंद आया तो शेयर करना।